हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके लिए ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स का ये थर्ड लेक्चर है। दोस्तों, हमने पहले दो लेक्चर में आप लोगों से ऑप्टिक्स के बेसिक को डिस्कस किया था। पहले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक्स को डिस्कस किया, दूसरे लेक्चर में हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी को डिस्कस किया, और जो आज का टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है हाइगेंस वेव थ्योरी। दोस्तों, ये थ्योरी उसी समय की है जिस समय न्यूटन साहब थे। न्यूटन ने जब अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, उसी टाइम पे हाइगेंस ने भी अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था हाइगेंस वेव थ्योरी। तो दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस थ्योरी को ज़्यादा उस टाइम एक तरीके से एक्सपोजर नहीं मिला, क्योंकि न्यूटन जो थे वो न्यूटन थे, लोग न्यूटन्स की बात मानते थे। तो बस एक तरीके से ये थ्योरी उस टाइम जो है ज़्यादा एक तरीके से चल नहीं पाई। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ऑप्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ और हम जानते गए चीज़ों के बारे में, तो धीरे धीरे इस थ्योरी को मान्यता मिली। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला वो मिला यंग थॉमस के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। और यंग ने जब 1801 में अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये थ्योरी से दोस्तों जो हाइगेंस था ये भी न्यूटन के समकक्ष था, न्यूटन के टाइम का था। और इसने ये जो थ्योरी है हाइगेंस साहब ने 1678 में प्रपोज की थी, जिसका नाम था हाइगेंस वेव थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने लाइट को क्या मान लिया था, जैसे आप न्यूटन की थ्योरी की बात करें तो न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी दोस्तों, और उसमें बताया था कि जो लाइट है, क्योंकि हम लाइट के नेचर के बारे में बात कर रहे थे उस टाइम, न्यूटन इसलिए न्यूटन की थ्योरी या न्यूटन इस ऑप्टिक्स में इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि न्यूटन्स के साथ ही हमने ये सोचना शुरू कर दिया था कि लाइट का नेचर क्या है। हम लाइट के नेचर के बारे में बात करने लगे थे, और पहली बार न्यूटन साहब ने पहली बार बताया था कि लाइट का जो नेचर है वो एक पार्टिकल नेचर है, यानी कि लाइट जो है वो पार्टिकल के रूप में है। और उन्होंने ये थ्योरी मान के कि लाइट पार्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें लाइट में होने वाली बहुत सारी फिनोमेनों का एक्सप्लेन भी किया था। आपने जैसे देखा था लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट में रिफ्रैक्शन है, लाइट स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन करती है, ये सारी चीज़ें न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के द्वारा हमें क्या किया था, एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अब भी बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी घटनाएं थी जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे हमने देखा था उस टाइम लास्ट वीडियो में, आप लास्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो उसमें हमने बताया था कि न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के द्वारा हम लाइट के इंटरफेरेंस को, लाइट के डिफ्रैक्शन को, और लाइट के पोलराइजेशन को, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आज की घटना थी 1900 के बाद, तो उन बहुत सारी चीज़ों को न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो मैंने वहाँ बहुत डिटेल में आपको न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी को डिस्कस किया है दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है उससे आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में हाइगेंस वेव थ्योरी को पढ़ते हैं। तो हाइगेंस साहब 1678 में बिल्कुल न्यूटन के समकक्ष थे, और उन्होंने प्रपोज किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल ना होकर, यानी कि कॉर्पस्कल्स ना होकर, वो वास्तव में क्या है, वेव है। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट, दोस्तों इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या था। उन्होंने कहा था कि लाइट जो है एक वेव है, लाइट इज ए वेव प्रोपेगेटिंग इन लॉन्गिट्यूडनल मोड लाइक साउंड वेव। उन्होंने ये मान लिया था कि लाइट जो है वो एक वेव है, और वेव भी कैसी है, वो लॉन्गिट्यूडनल मोड में चलती है, लॉन्गिट्यूडनल मोड में किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है, जैसे हमारी साउंड वेव। साउंड वेव कैसे चलती है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल मोड में चलती है। लॉन्गिट्यूडनल मोड का मतलब क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि ये कैसे चलती है, रेयर फ्रैक्शन और आपका कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बना के चलती है, यानी कि प्रेशर वेव की तरह चलती है। जैसे मान लीजिए सपोज करो एक मीडियम है, तो क्या होगा, कहीं पे पार्टिकल्स ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये से क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स हैं तो कहीं क्या होगा, पार्टिकल बहुत रेयर हो जाएंगे, और कहीं पे पार्टिकल क्या होंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। तो जहाँ पे ये ज़्यादा पार्टिकल हैं तो इन्हें बोलते हैं एरिया ऑफ कंप्रेशन, यानी कि जैसे, और ये कंप्रेशन के एरिया हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेस हो गए पार्टिकल, और जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो ये क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन। तो ये रेयर फ्रैक्शन के एरिया हैं। तो दोस्तों ये जो है,
यानी कि लाइट वेव जैसे स्प्रिंग करते हैं ना दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल मोड में क्या होता है, लाइट, यानी कि हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मोड ऐसा होता है कि पार्टिकल भी इधर ही जा रहे हैं। देखो ये मीडियम के पार्टिकल हैं, तो मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ही चल रहे हैं और वेव भी ऐसे ही प्रोपेगेट हो रही है। यानी कि पार्टिकल के जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनके वाइब्रेशन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन सेम होती है। जब ऐसा मोड, इस तरीके से कोई वेव मीडियम में चलती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल मोड में है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है वेव को कि वेव के जो चलने के मोड हैं, जो प्रोपेगेशन के मोड हैं, वो दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल मोड और दूसरा हमारा ट्रांसवर्स मोड। तो ट्रांसवर्स मोड दूसरे तरीके का है, उसे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज मुझे सिर्फ हाइगेंस थ्योरी पे ही कंसंट्रेट रहना है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो साउंड वेव कैसे चलती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में चलते हैं। जैसे हमारा स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो एक जगह क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, वो खिंच जाता है। तो ऐसा होता है कुछ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग की बात करूं तो ये बहुत ऐसे चलता है, यहाँ पे कंप्रेशन है और कहीं पे ऐसे बन जा, बहुत पास पास आ जा। तो ये क्या है, कंप्रेशन का एरिया है और ये क्या है, रेयरफैक्शन का एरिया है। तो इस तरीके से जो हमारी वेव है वो इस तरीके से चलती है। तो हाइगेंस साहब का भी विचार यही था दोस्तों, हाइगेंस साहब ने भी यही विचार बनाया था क्योंकि उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हम सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में ही जानते थे कि मैकेनिकल वेव हैं और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। और ये क्वेश्चन हाइगेंस साहब से भी पूछा गया कि अगर लाइट वेव है तो इसे चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए होगा। तो हाइगेंस ने कहा कि जैसे भाई लाइट कहाँ से चलती है, ज़्यादातर सन से चलती है। हम अगर हमारा नेचुरल सोर्स है तो सन है, सन से लाइट आ रही होंगी ऐसे वेव के रूप में, और वेव के रूप में कहाँ पहुँच रही होंगी, हमारी अर्थ पे, ऐसे हमारी अर्थ पे आ रही होंगी। तो ये जो वेव है इन्हें चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो होगा अर्थ और सन के बीच में। तो ये सवाल हाइगेंस साहब से भी पूछा गया और हाइगेंस ने एक बड़ा सुंदर सा आंसर दिया, एक हाइपोथेटिकल मीडियम का, जिसे हमने ईथर कहा। लोगों ने भी मानना बहुत, ईथर अपने आप में ईथर की एक थ्योरी है जो साइंटिस्टों ने दी थी। तो हाइगेंस ने भी वो कहा कि अगर लाइट एक वेव है तो इट्स रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हाइगेंस ने क्या किया दोस्तों, हाइगेंस एज्यूम ए वेरी डाइल्यूट हाईली इलास्टिक हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर स्प्रेड इन द यूनिवर्स एवरीवेयर। हाइगेंस साहब ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मीडियम है, मीडियम का नाम ईथर है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी वही मान लिया जो ईथर थ्योरी थी कि भाई सारे यूनिवर्स में क्या भरा हुआ है दोस्तों, पूरे के पूरे यूनिवर्स में, सारा जितना भी हमारा यूनिवर्स है उसमें क्या भरा हुआ है, ईथर। दोस्तों ये वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ROR वाला जिसका फार्मूला ऐसे लिख देते हो आप, ये नहीं है, वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है। ये ईथर एक ऐसा मीडियम था जो क्या था, वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट में बहुत ही रेयर, यानी कि एक तरीके से आइडियल मीडियम था। एक हाइपोथेटिकल, एक कल्पना कर ली गई थी कि इस पूरे यूनिवर्स में जो है वो ईथर भरा हुआ है और इस ईथर को कैसा था, इसके पार्टिकल क्या थे, वेरी डाइल्यूट, यानी कि बहुत दूर दूर पार्टिकल थे और हाईली इलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो अगर कोई भी, आपने पता है कि अगर कोई वेव इलास्टिक चलती है तो उसका ज़्यादातर हम फार्मूला ऐसे लिखते हैं E/ρ। E इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड ρ इज द डेंसिटी। अगर रेयर रहेगा, अगर कोई मीडियम बहुत दूर दूर पार्टिकल है तो इसे हम रेयर बोलते हैं। और ये क्या होता है, बहुत ही कम, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, वेरी लो। तो अगर डेंसिटी वेरी लो होगी, यानी कि जो डेंसिटी है वो बहुत कम होगी, और तो इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। तो इलास्टिसिटी बहुत हाई है, डेंसिटी बहुत कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो इसका मतलब ये है, उनका विचार इसी तरीके से बेस था कि अगर लाइट जो है इस मीडियम से प्रोपेगेट करेगी, यानी कि जो बहुत ही डाइल्यूट होगा और हाईली इलास्टिक होगा, अगर ऐसे मीडियम से वेव जो है प्रोपेगेट होगी दोस्तों, तो इसका मतलब वो क्या होगी, वेरी हाई स्पीड से चलेगी, बहुत ही हाई स्पीड से चलेगी। तो यही उन्होंने इसी बेस पे तीसरा लोगों ने फिर क्या है, चलो मान लिया आपका एक ईथर है, ईथर में लाइट को चलने के लिए ईथर की ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत है, आपका सब कुछ सही है। तो फिर वेव के स्पीड के बारे में क्या विचार है, उन्होंने कहा कि अगर ये वेरी हाई डाइल्यूट है, ये वेरी डाइल्यूट है और हाईली इलास्टिक मीडियम है, तो जो लाइट की स्पीड रहेगी वो बहुत हाई रहेगी। और कैसी रहेगी, और मीडियम जो स्पीड रहेगी वो मीडियम में कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस मीडियम में लाइट जो है वेरी हाई स्पीड से चलती है, वेरी हाई कांस्टेंट स्पीड से चलती है दोस्तों। तो ये इनका तीसरा पॉइंट था इसमें। फिर लोगों ने कहा कि फिर हम चीज़ों को देख कैसे रहे, क्योंकि साइट का उस टाइम बड़ा एक संशय था, क्योंकि ज़्यादातर लोग साइट पे ही बात करते थे, देखने पे बात करते थे कि दिख कैसे रहा, चीज़ें देखते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये वेव हमारी आइज़ पे इंसिडेंट होती हैं
तो हमेशा क्या करती हैं, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है और उस सेंसेशन की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती है। तो उन्होंने देखने पे अपने विजन पे भी यही लिखा था कि व्हेन लाइट वेव इंसिडेंट ऑन द आइज प्रोड्यूस सेंसेशन, तो ये सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। फिर लोगों ने वही बात जैसे न्यूटन साहब से की थी कि कलर्स किस वजह से हैं, तो उन्होंने कहा था उन्होंने कॉर्पस्कल्स में कलर की अलग थ्योरी दी थी कि कॉर्पस्कल्स के जो यानी कि जो उनके पार्टिकल थे, कॉर्पस्कल्स उनका नाम था। तो उन्होंने कहा था कि कॉर्पस्कल्स के अलग अलग साइज की वजह से जो है कलर्स अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न कलर्स हमें दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कहा कि डिफरेंट कलर्स आर ऑफ द लाइट्स वेव्स ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, कि लाइट की जो वेव्स हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है दोस्तों, और उन्हीं की वजह से हमें अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं। ये बात किसकी थी, हाइगेंस की थी, हाइगेंस का मानना था। तो हाइगेंस ने दोस्तों कलर्स को भी समझाया वेवलेंथ के कंसेप्ट पर, हालांकि बाद में पता लगा इनका मानना था कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मीडियम में, जैसे ही एक वेव मीडियम में प्रोड्यूस करती है या मीडियम में चलती है, प्रोपेगेट करती है लाइट वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेवलेंथ जो है डिफरेंट कलर्स पैदा करती है, डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट कलर्स उत्पन्न करती है, पैदा करती है। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि ये कंसेप्ट जो है, बाद में तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती। तो ये ऐसा नहीं है, इस थ्योरी में बहुत सारे जो चीज़ें थी वो बहुत रॉन्ग थी, बट सबसे बड़ी बात थी कि इस वेव थ्योरी को लेकर हमने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ज़्यादा घटनाओं को एक्सप्लेन किया। तो ये एक सक्सेसफुल थ्योरी थी न्यूटन से ज़्यादा, क्योंकि न्यूटन जो है की थ्योरी जो है वो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई दोस्तों, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो वो जो एक बात थी, उन चीज़ों को किसने एक्सप्लेन कर दिया, उनमें से कुछ चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को अगर मैं बात कहूँ तो वो प्रोपेगेशन, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन कर रही थी न्यूटन साहब की थ्योरी, और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रही थी, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रही थी, बट ये थ्योरी उससे ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी। तो हाइगेंस वेव थ्योरी इज़ ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी थी, किससे, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। तो बाद में लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि सब चीज़ें सही थी, कुछ चीज़ें बाद में भी, जैसे ईथर का कंसेप्ट है बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया कि ईथर वीथर जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो वो एक अलग बात है। इन्होंने एक बात जो न्यूटन साहब की, उस टाइम न्यूटन साहब मानते थे कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर इन डेंसर मीडियम देन रेयरर मीडियम। उस टाइम न्यूटन साहब ये मानते थे कि जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है, किसकी, लाइट की स्पीड। लेकिन इनका मानना था, इन्होंने इस बात को प्रूव भी किया कि लाइट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वास्तव में वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, और ये आज बात सत्य भी, हमें पता है कि डेंसर स्पीड जो है वो कम होती है डेंसर मीडियम में, कहीं ना कहीं आज ये बात एक्सपेरिमेंटली भी पता है, और इनका भी मानना यही था, और इस थ्योरी से उन्होंने प्रूव भी किया था कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयरर मीडियम देन द डेंसर मीडियम, जबकि न्यूटन का मानना जस्ट अपोजिट था। तो ये कहीं ना कहीं न्यूटन को, ये न्यूटन साहब की जो थ्योरी है उससे ये बात मैच नहीं की, और इस थ्योरी ने बहुत सारी चीज़ों को दोस्तों एक्सप्लेन किया, बहुत सारी इसकी सक्सेस रही। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि वेव जैसा आप जानते हैं कि वेव एक डिस्टर्बेंस है, तो वो यानी कि अब जो लाइट थी हाइगेंस के अनुसार वो एक डिस्टर्बेंस हो गया था, यानी कि माध्यम में जो है लाइट वो कुछ ऐसे चल रही होगी, हालांकि ऐसे बनाने नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, बट वेव कहीं ना कहीं इससे आपको समझ में आता है कि वेव कुछ ऐसी होती है। तो यानी कि लाइट जो है अब इस तरीके की फॉर्म में चलेगी, और ये इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है दोस्तों, मीडियम की ज़रूरत होती है। इसका मतलब उस टाइम क्या मान लिया गया था कि लाइट जो है एक क्या है, मैकेनिकल वेव, एक तरीके से ऐसे मान के चल सकते हैं, मैकेनिकल वेव में वेव्स होती हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेशन, लेकिन बाद में हमें पता लगा, देखो मैं एक एक बात को डिस्कस करूं तो इससे ये पता लग रहा था कि लाइट जो है एक मैकेनिकल वेव है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में हमें पता लगा दोस्तों कि लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो पहला अजम्पशन था यही बाद में गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि बाद में हमने पता लगाया कि इसको तो चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती ही नहीं है लाइट को। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज उस टाइम हाइगेंस के ज़माने में नहीं थी, तो अब थी। तो जब बाद में पता लगा तो ये वेव गलत हो गया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक नेचर को, वेव नेचर को कहीं ना कहीं क्या किया, हमें बताया कि लाइट का जो है वो वेव नेचर भी हम प्रपोज कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईथर जैसी कोई चीज़ है मीडियम में, लेकिन हमें पता लगा कि ईथर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ये जो मीडियम का कंसेप्ट है कि ईथर भरा हुआ है पूरे यूनिवर्स में, ये भी बाद में अमान्य हो गया इनका।
लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड, लेकिन इन्होंने बताया नहीं था कि किस स्पीड से चलती है वेव। लेकिन बाद में हमें मैक्सवेल थ्योरी से और फिर फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंटली जो है मेजर भी किया था इस चीज़ को, और उन्होंने बताया कि लाइट वाकई एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये आपको पता है। तो ये एक कंसेप्ट था इंसिडेंट बिल्कुल। फिर बाद में ये जो डिफरेंट कलर्स वाला कंसेप्ट है, ये फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है, तो वेवलेंथ पे फुल्ली डिपेंड होता है। इनका मानना था कि मीडियम में जो लाइट वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा जो है, ये 4th 5th पॉइंट भी जो है बाद में अमान्य हो गया था इस थ्योरी में। लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उस टाइम हमने वेव मान के न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की दोस्तों। तो इस थ्योरी की जो सक्सेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सक्सेस लिखते हैं, सक्सेस में क्या है इसका, पहला दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, सक्सेस कहो, मेरिट्स कहो, डी, जो भी आपने कहना है। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, सबसे पहले क्या किया, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, और ये आपने 12th लेवल पर पढ़ा भी है, वेव्स का रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। दूसरा आपने क्या, इसने रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया दोस्तों, हमें रिफ्रैक्शन आप जानते हैं, यानी कि अपवर्तन को भी इसने पूर्णतः एक्सप्लेन किया। तीसरी बात इसने क्या किया, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया। इंटरफेरेंस बहुत बड़ा सपोर्ट था इंटरफेरेंस वेव थ्योरी को, और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने पढ़ना है आने वाले टाइम में। और 4th पॉइंट जो है, इसने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया दोस्तों सक्सेसफुली, इस थ्योरी ने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। और इसने 5th जो है आपका इसे डबल रिफ्रैक्शन का, डबल रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया था हाइगेंस ने खुद। तो डबल रिफ्रैक्शन की फिनोमेना आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, वो भी इस थ्योरी ने एक्सप्लेन की थी। तो थोड़ा सा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन पे थोड़ा सा इस थ्योरी में एक विवाद था, लेकिन फ्रेजनल ने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को भी वेव नेचर लेकर समझाया था। तो कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि उस टाइम ये हाइगेंस साहब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन को समझा नहीं सके थे, लेकिन बाद में फ्रेजनल ने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को भी समझाया है वेव नेचर से। तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये ज़्यादा चीज़ें हैं, ये इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन कभी कोई बोलते कि पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर दिया हाइगेंस थ्योरी, नो। पोलराइजेशन जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को शो करता है लाइट के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब पता चला तो ट्रांसवर्स नेचर लेके हमने जो है हाइगेंस थ्योरी में पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया। तो लाइट जब हम पोलराइजेशन एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे मानते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है, जो हमें बाद में पता चला जब हमने ये पता लग गया था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अगर डीमेरिट्स देखें इसकी, डीमेरिट्स आप डीमेरिट्स भी देख सकते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है इसकी, सबसे पहले एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को नहीं समझा पाया है। और क्या नहीं समझा पाया, पोलराइजेशन नहीं समझा पाया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तीसरा क्या है दोस्तों, ये जो नई फिनोमेना थी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पार्टिकल नेचर से ही समझ में आता है हमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस टाइम की एक घटना थी, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी पार्टिकल नेचर लेके। और एमिशन एब्जॉर्प्शन लाइट का किस तरीके से हो रहा है उस चीज़ों को नहीं समझा पाता। और आपका क्या है, और बहुत सारी फिनोमेनाएं हैं जो आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से चलती हैं, जिन्हें हम सिर्फ पार्टिकल नेचर लेके ही समझा सकते हैं। उन बहुत सारी चीज़ों को हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।